गाइस, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर न्यू सेंटर्स ऑफ पावर या अल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर। अभी इस चैप्टर का बैकग्राउंड क्या समझो। देखो, हमने कोल्ड वॉर चैप्टर में पढ़ा कि हमारे वर्ल्ड में दो सुपर पावर्स बन गई थी, एक यूएसए, एक यूएसएसआर। ठीक है, और यही दो सुपर पावर्स जो है मेजरली वर्ल्ड की सारी चीज़ों को इन्फ्लुएंस कर रही थी, और कुछ यूएसए का पार्ट थी और कुछ यूएसए के साथ अलाइंसेस बनाई हुई थी। जब यूएसएसआर ब्रेक डाउन हो गया था तब मेजरली यूएसए की हेजमनी हो गई थी। यूएसए जो है अब वर्ल्ड में सोल सुपर पावर, अकेला सुपर पावर रह गया था। लेकिन अब हम पढ़ेंगे न्यू सेंटर्स ऑफ पावर, मतलब यूएसए या यूएसएसआर के अलावा कौन सी पावर्स हैं वर्ल्ड में जो कि इमर्ज होकर आ रही हैं एज न्यू सेंटर्स ऑफ पावर, इनके अलावा। ठीक है, पहले हम पढ़ेंगे यूरोपियन यूनियन। इसका बैकग्राउंड देखो क्या है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो यूरोप की इकोनॉमी थी वो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय हो गई थी, क्योंकि जर्मनी, इटली वगैरह इन्होंने लड़ाई लड़ी थी, तो यूरोप के पूरे ऊपर इम्पैक्ट आया था। कोल्ड वॉर के टाइम पे इनको हाफ ऑफ द यूरोप को यूएसए के साथ अलायंसेस बनानी पड़ी नेटो के अंदर, और हाफ ऑफ द यूरोप को यूएसएसआर के साथ, जिससे कि र्यून ऑफ द यूरोप इकोनॉमी, यूरोप जो है बहुत बुरी हालत में था तब। ठीक है, अब यूरोपियन यूनियन कैसे एक ऑल्टरनेटिव सेंटर ऑफ पावर बना, कैसे यूरोप के बाद इतनी डिस्ट्रक्शन होने के बाद यूरोपियन यूनियन जो है एक पावर का सेंटर बन गया। देखो, सबसे पहले मार्शल प्लान, इसमें हम टॉपिक वाइज पढ़ेंगे। ठीक है, पहले मार्शल प्लान। मार्शल प्लान का मतलब क्या था? मासिव फाइनेंशियल हेल्प फ्रॉम यूएसए। मतलब मार्शल प्लान में यूएसए बहुत ज़्यादा पैसे दे रहा था ताकि यूरोप की इकोनॉमी जो है वो रिवाइव हो सके। ठीक है, यूरोप ने एक सिक्योरिटी स्ट्रक्चर भी बनाया था जिसको पता ही है नेटो बोलते हैं, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नेटो। ठीक है, ये पहला स्टेप। सेकेंड स्टेप बना OEEC। OEEC ये मार्शल प्लान के अंडर ही बना। इसकी फुल फॉर्म क्या है? ऑर्गेनाइजेशन फॉर यूरोपियन इकोनॉमिक कॉपरेशन। तो उन्होंने एक इकोनॉमिक कॉपरेशन के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई। ठीक है, इसकी एम क्या था? इसका एम था कि टू एड द वेस्ट कंट्रीज, मतलब एड भेजना है वेस्ट कंट्रीज को, और ये एक फोरम बन गया, मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन बन गया जहाँ पे कॉपरेशन ऑन ट्रेड एंड इकोनॉमिक इशूज ये सभी वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज डिस्कस करने लगे। ठीक है, उसके बाद थर्ड क्या बना? काउंसिल ऑफ यूरोप। काउंसिल ऑफ यूरोप ये कब बना था? 1949 में। ठीक है, ऐसे ही याद करते हैं, ये जैसे 1948 में बना था। ठीक है, 1949 में काउंसिल ऑफ यूरोप था। ये किसके लिए बना था? पॉलिटिकल कोऑपरेशन के लिए। ठीक है, आप ना ऐसे फ्लो चार्ट बनाना, जैसे मार्शल प्लान, ठीक है, ऐसे फिर OEEC, ठीक है, फिर COE काउंसिल ऑफ यूरोप, ऐसे ऐसे करके आपको याद हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद EEC यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी, ये किसके लिए था? इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, मतलब सभी को इकोनॉमिकली हमें जोड़ के रखना है, उनकी इकोनॉमीज को हमें टुगेदरली डेवलप करना है। ये कब बना था? 1957 में। फिर पॉलिटिकल डायमेंशन एक जो एस्पेक्ट आया किसके बाद? जब यूरोपियन पार्लियामेंट बना था, मतलब पूरे यूरोप का इकट्ठे पार्लियामेंट बना था, जो भी यूरोपियन यूनियन की मेंबर्स थी उनका इकट्ठा पार्लियामेंट। उसके बाद फाइनली फिफ्थ में जाके बना यूरोपियन यूनियन। देखो, यूएसएसआर था 1991 में टूट गया था, तो 1992 में अमेरिका ने इनको मतलब फटाफट से क्या बोला कि आप अभी यूरोपियन यूनियन बना लो। तो जो भी कोई डिसइंटीग्रेटेड पार्ट था यूएसएसआर का और कुछ जो नेटो कंट्रीज थी, सब ने मिलकर यूरोपियन यूनियन बना लिया था 1992 में। अभी यूरोपियन यूनियन के कुछ फीचर्स हैं। इनका कॉमन फॉरेन एंड सिक्योरिटी पॉलिसी है, करेंसी कॉमन है यूरो, फ्लैग, ठीक है, एंथम, फाउंडिंग डेट सब कॉमन है। ठीक है, इसके लिए इसको नेशन स्टेट बोलते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। नेशन स्टेट मतलब डिफरेंट नेशंस, यूरोपियन यूनियन में बहुत सारे नेशंस हैं, वो मिलके एक स्टेट की तरह एक्ट करते हैं, मतलब कलेक्टिवली सबकी डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं। कलेक्टिवली जो है एक तरीके की ऑर्गेनाइजेशन बनी हुई है, कलेक्टिवली नेशन, तो इसके लिए इसको बोलते हैं नेशन स्टेट। अभी हमें आगे बढ़ना है यूरोपियन यूनियन का इन्फ्लुएंस तीन एस्पेक्ट्स में, एक इकोनॉमिक, एक पॉलिटिकल एंड डिप्लोमेटिक एंड मिलिट्री। ठीक है, तीन जगहों पे हमें यूरोपियन यूनियन का जो इन्फ्लुएंस पढ़ना है। पहले इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस क्या है? इकोनॉमिक मतलब पैसे से रिलेटेड ज़्यादातर। ठीक है, तो मतलब जो यूरोपियन यूनियन है दैट इज द सेकेंड बिगेस्ट GDP, मतलब उनकी कंबाइंड GDP सेकेंड बिगेस्ट है आफ्टर यूएसए। कितनी है? $17 ट्रिलियन 2016 में। ठीक है, जो यूरो है वो जो डॉलर की जो पावर है, जो इन्फ्लुएंस है, उसको एक थ्रेट पोज करता है, मतलब यूरो भी अभी बहुत ज़्यादा
जैसे कि डॉलर की जो अमाउंट है बहुत ज़्यादा है और उसका इन्फ्लुएंस पूरे वर्ल्ड पे है, ऐसे यूरो जो है अभी उसकी अमाउंट और उसका इन्फ्लुएंस भी बढ़ रहा है। ठीक है, उसके बाद शेयर इन ट्रेड इज मच लार्जर देन यूएस, क्योंकि यूरोपियन यूनियन कितने ज़्यादा मेंबर्स हैं, तो उनका जो ट्रेड में जो शेयर है वो यूएसए से ज़्यादा है, इसीलिए उनको इन्फ्लुएंस कहाँ पे, अभी यूरोप का इन्फ्लुएंस साथ वाली कॉन्टिनेंट्स पे तो होगा ही, एशिया पे है, अफ्रीका पे है। ठीक है, और ये एक इंपॉर्टेंट ब्लॉक है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस लाइक WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास पॉलिटिकल एंड डिप्लोमेटिक। डिप्लोमेटिक मतलब जैसे बाकी की कंट्रीज के साथ जो हमारी नेगोशिएशंस होती हैं, बातचीत होती है, वो होती है डिप्लोमेटिक। ठीक है, देखो पॉलिटिकली कैसे है, जो 2 मेंबर्स हैं यूरोपियन यूनियन के, ब्रिटेन, यूके एंड फ्रांस, ये किसका पार्ट है, ये है परमानेंट सीट इनकी है यूएनएससी जो कि है सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ यूएन। ठीक है, और इसके परमानेंट मेंबर्स होते हैं 5, इनमें से 2 जो है वो यूरोपियन यूनियन के मेंबर्स हैं। बट आपको रिसेंटली पता होगा कि जो यूके है उसने यूरोपियन यूनियन वो अलग हो गया, अब वो यूरोपियन यूनियन का पार्ट नहीं है, लेकिन आपकी बुक में लिखा हुआ है जब तक चेंजेस नहीं आते तो आप इसको कर लेना। ठीक है, और जो नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं जो कि 10 होते हैं, ठीक है, वो भी उनमें से भी बहुत ज़्यादा यूरोपियन यूनियन का पार्ट है। उसके बाद यूएसए की पॉलिसीज जो है ये इन्फ्लुएंस करती हैं, ऑब्वियसली यूएसए जो भी कुछ करेगा अब दूसरे सेंटर्स ऑफ पावर भी तो उसके ऊपर चेक कर रखेंगे ना, अब वो अकेला नहीं है पूरे वर्ल्ड में जिसके पास पावर है। ठीक है, तो क्या होता है, जब यूएसए की एग्जांपल दिए, जब वो ईरान के ऊपर अटैक कर रहा था उसकी न्यूक्लियर प्रोग्राम के बारे में, तो इन्होंने इन्फ्लुएंस किया था उसको। देन अभी इसके पास एक स्पेशल फीचर है कि इट्स यूज ऑफ डिप्लोमेसी, नेगोशिएशंस, ओके, एंड इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट वगैरह। ठीक है, मतलब कि ये डिप्लोमेसी को, अपने नेगोशिएशंस को और अपनी इन्वेस्टमेंट्स को यूज करता है रादर देन कोरिजन। कोरिजन मतलब फोर्सफुली जब हम किसी को धमकाएं वगैरह, तो मतलब डिप्लोमेसी, नेगोशिएशंस, इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट करके रादर देन कोरिजन, ये बहुत इफेक्टिवली प्रूव होता है। जैसे कि एग्जाम्पल थी चाइना डायलॉग, मतलब चाइना के साथ जब इनका डायलॉग हुआ था तभी बहुत इफेक्टिवली प्रूव हुए थे। किस टॉपिक पे हुआ था, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन एंड ह्यूमन राइट्स। ठीक है, अभी लास्ट इम्पैक्ट है हमारा मिलिट्री। तो मिलिट्री जो यूरोपियन यूनियन की है ये सेकेंड लार्जेस्ट है। इसकी डिफेंस पे स्पेंडिंग, मतलब सारे डिफेंस के ऊपर जो स्पेंड करता है वो यूएसए के बाद सेकंड नंबर पे है। जो 2 मेंबर्स हैं यूरोपियन यूनियन के, ब्रिटेन और फ्रांस, इनके पास 550 न्यूक्लियर आर्सेनल है। आर्सेनल मतलब जहाँ पे सामान वगैरह, वेपन्स वगैरह रखी जाती हैं। उसके बाद ये सेकेंडली मोस्ट इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन एंड स्पेस टेक्नोलॉजी को बनाने वाला है। तो यूरोपियन यूनियन के हमने 3 इन्फ्लुएंस पढ़े, एक है पॉलिटिकल एंड डिप्लोमेटिक, देन इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस एंड मिलिट्रीली इन्फ्लुएंस। अभी नेक्स्ट है यूरोपियन यूनियन इज अ सुप्रा नेशनल ऑर्गेनाइजेशन। ये पूछा जा सकता है। अब इसका मतलब देखो, सुप्रा नेशनल मतलब जिसके बहुत ज़्यादा नेशंस जो हैं एक पार्ट होते हैं और उनके कॉमन ही गोल्स होते हैं, कॉमन ही मोटिव्स और कॉमन सिक्योरिटी पॉलिसी वगैरह, उसको बोलते हैं सुप्रा नेशनल ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन अभी हम यूरोपियन यूनियन की कुछ लिमिटेशंस पढ़ेंगे। कुछ यूरोपियन यूनियन के मेंबर्स की खुद की सिक्योरिटी एंड फॉरेन पॉलिसीज़ हैं। ठीक है, जैसे कि वो नहीं चाहते कि हमारी कॉमन फॉरेन और सिक्योरिटी पॉलिसीज हों। जैसे जो यूएसए का जो एक इराक के ऊपर इन्वेजन किया था जिसको उन्होंने नाम दिया था कोलिशन ऑफ द विलिंग, उसको ये सपोर्ट कर रहे थे। लेकिन जो यूरोपियन यूनियन के न्यू मेंबर्स थे जैसे कि जर्मनी और फ्रांस, ये इसको अपोज कर रहे थे। तो देखो डिफरेंस आ गए दोनों की डिफेंस पॉलिसीज और फॉरेन पॉलिसीज में। ठीक है, एंड देयर इज अ डीप सीटेड यूरोस्केप्टिज्म अबाउट इंटीग्रेशनिस्ट एजेंडा। डीप सीटेड मतलब बहुत ज़्यादा लोगों में ये बिलीव रखते हैं, स्पेक्टिज्म मतलब डाउट, मतलब उनके अंदर एक डाउट है कि क्या यूरोप में इंटीग्रेशनिस्ट एजेंडा होना चाहिए। इंटीग्रेशनिस्ट एजेंडा मतलब जो कि ब्लैक पीपल हैं और जो वाइट पीपल जो ब्रिटेन वगैरह या जो भी यूरोपियन कंट्रीज़ में रहते हैं, क्या उनको साथ में रहना चाहिए, इंटीग्रेट करके रहना चाहिए, ये है उसका डाउट। ठीक है, उनके अंदर डाउट है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं होना चाहिए। तो ये एक लिमिटेशन है। सेकंड जो है, जैसे कि कुछ अपने यूरोपियन यूनियन को अपनी कंट्री से अलग रखना चाहते हैं। जैसे कि मार्गरेट जो यूके की प्राइम मिनिस्टर थी, उन्होंने यूके को उन्होंने यूरोपियन मार्केट से, मतलब उन्होंने उसको आउट किया, मतलब हम उसका पार्ट नहीं होना चाहते। और डेनमार्क और स्वीडन ने मास्ट्रिक्ट ट्रीटी जो है वो रेजिस्ट की थी, मतलब उन्होंने उसका पार्टिसिपेट नहीं किया था। अभी मास्ट्रिक्ट ट्रीटी किसकी थी, जब यूरोपियन यूनियन का कॉन्स्टिट्यूशन बनना था तब ये ट्रीटी होनी थी, लेकिन उन्होंने ये ट्रीटी नहीं की। वैसे भी ये ट्रीटी जो है सक्सेसफुल नहीं हो पाई, कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बन नहीं पाया। ठीक है, तो इससे हमारा यूरोपियन यूनियन कंप्लीट हो गया। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।